हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व, और 12 पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं पेपर नंबर 13, और ये पेपर हुआ था 5 दिसंबर को, मतलब 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, नहीं 4 दिसंबर हुआ नहीं था, 5 दिसंबर आ गए। 3 दिसंबर के बाद 5 दिसंबर को आ गए। ठीक है, तो अब तक हम लोग 12 पेपर कर चुके हैं, मतलब 3 दिन हम लोग कर चुके हैं। 1 2 3, 3 चौक 12 हो गया। तो एक दिन में 4 होते हैं, 3 हम लोग 3 दिन का किए हैं, एक दिन में 4 होते हैं, तो 12 सेट हम लोग लगा चुके हैं। आज 13वां लगाने जा रहे हैं, और ये 5 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2022 में हुआ था, बताने की ज़रूरत नहीं। तो 5 दिसंबर की पहली शिफ्ट का पेपर अब हम लोग करने जा रहे हैं। पहली शिफ्ट का मतलब हुआ वो 9 बजे से 10 बजे तक, मतलब 9:15 से 10:15 तक वाला पेपर है ये। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन, और देखते हैं कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। तो बताओ किसकी स्पेलिंग गलत है इसमें। नोट सकते हो। गवर्नेंस सही है। गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ? अरे वही गवर्नेंस का मतलब नियंत्रण करना, सरकार से बना हुआ, गवर्नमेंट से गवर्नेंस बना हुआ है। तो गवर्न करना, गवर्न करने से बन गया गवर्नेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एनफोर्समेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लागू कर देना, एनफोर्समेंट कर देना। कोई कानून बना, उस कानून को एनफोर्समेंट कर दिया, मतलब क्या हुआ? अप्लाई कर दिया गया, इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, तो ये एनफोर्समेंट होता है। स्पेलिंग सही है तो आंसर नहीं होगा ये। इनसफिशियंट, सफिशियंट से बना हुआ, सफिशियंट का मतलब पर्याप्त होता है, इनसफिशियंट अपर्याप्त होता है, तो इसकी भी स्पेलिंग सही है, ये भी आंसर नहीं है। अब इनोसेंस, इनोसेंस की स्पेलिंग में एक्चुअली क्या होता है कि INNO होता है। देखो गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलिए फिर से मैं करता हूँ इसको। इनोसेंस में INN, ये हो गया INNO हो गया। ठीक है, उसके बाद CEN, और जो गलती है जानते क्या होगा? इस S की है, क्योंकि CN के बाद फिर CE होगा। ठीक है, यही जो C है यहाँ पे S लगा दिया है, यही गलती थी। इनोसेंस मतलब क्या हुआ? निर्दोष होना या मासूमियत या निर्दोषता को कहते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? चौथा वाला, क्योंकि इसकी स्पेलिंग गलत है। बाकी सबकी स्पेलिंग सही है, इसलिए बाकी कोई आंसर आपके नहीं होंगे, क्योंकि पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, मीनिंग बता दी मैंने, स्पेलिंग से बात देखो, जिनकी सही है उसकी सही है, उसमें तो हम कुछ बता नहीं सकते। जिसकी गलत है उसी में बता सकते हैं कि क्या सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो आज के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका? देखो पढ़ के लिखा, अ पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस, एक ऐसा आदमी जिसके पास बड़ा अनुभव हो किसमें? इन एन ऑक्यूपेशन, किसी काम का। ठीक, मतलब चोरी करता हो तो चोरी का बड़ा लंबा अनुभव हो, ताले तोड़ता है तो ताले तोड़ने का बड़ा लंबा अनुभव हो, मोटरसाइकिल बनाता है तो मोटरसाइकिल बनाने का बड़ा लंबा अनुभव हो, पढ़ाता हो तो पढ़ाने का बड़ा लंबा अनुभव हो। जो भी काम करता है उसका बड़ा लंबा अनुभव होता है जिसका किसी क्षेत्र में, उसको हम लोग कहते हैं वेटेरन। क्या कहते हैं? वेटेरन कहते हैं। तो आपका आंसर हुआ। और जानना चाहो तो देखो, फास्टिडियस का मतलब क्या होता? फास्टिडियस का मतलब एक हिंदी में लिख दूं, आप समझ जाओगे आई थिंक। फास्टिडियस मतलब होता है नकचढ़ा। नकचढ़ा समझ रहे हो? ऐसा नहीं जिसकी नाक बहुत चढ़ी हुई होती है, ऐसा नहीं। नाक यहाँ पे होगी तो नकचढ़ा कहोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। नकचढ़ा का मतलब होता है ना शार्ट टेम्पर, तुनक मिजाज होते हैं, मतलब जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, या ऐसे के लोग, इनको खुश करना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, जिस दिन दाल बनी होगी उस दिन कहेंगे हमारा सब्जी खाने का मन है, जिस दिन सब्जी बनी होगी उस दिन कहेंगे हमारा दाल खाने का मन है। बस ये वाले तरह के लोग होते हैं, ये कभी खुश नहीं होते, हमेशा इनकी नाक बहुत चढ़ी ही रहती है। ठीक है, वो फास्टिडियस होते हैं। नोवाइस का मतलब क्या होता है? नवसिखिया होता है, अप्रेंटिस होता है, जो नया होता है, अनएक्सपीरियंस्ड होता है, कच्चा होता है किसी काम में। ठीक है, एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक वो लोग होते हैं जिन्हें ये पता नहीं कि गॉड है कि नहीं है, संशयवादी होते हैं। उनसे पूछो गॉड है, कहेंगे कह नहीं सकते, और पता है हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एग्नोस्टिक तो वो डाउटफुल होते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर के। आंसर आपका कौन सा हुआ? 2 वाला हो गया। बाकी और वर्ड हमने कहा बता देते हैं, हालांकि इसके पहले भी आ चुके हैं, ये वर्ड नए नहीं हैं, फिर भी मैंने कहा बार बार बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा ना।
तो अब की बार एरर देखो, एरर किस में है, देखो आई हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे, आई हैड वॉक, अब यहाँ फॉर लगा, फॉर लगने का मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द डे मतलब जिनके ज़्यादातर हिस्से में, मतलब दिन में बहुत ज़्यादा समय तक आई हैड वॉक्ड, मैं टहलता रहा। ठीक है, ये बात तो सही हो गई, फॉर के साथ टाइम लगा है, हैड वॉक्ड क्लियर है, परफेक्ट टेंस में है। आगे लिखा है टू कानपुर, ठीक, टू कानपुर मतलब आई हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर, हो गया ये कानपुर के लिए पैदल गए, बहुत देर तक चलते गए। उसके बाद गेट ऑन, अच्छा भैया जब हैड वॉक्ड पास्ट में है तो गेट ऑन प्रेजेंट में होगा, मतलब टहलते गए पास्ट में और ट्रेन पकड़े प्रेजेंट में, गेट ऑन। तो एक बात तो ये गेट की गलत हो जाएगी, गॉट हो जाएगा, गॉट ऑन तो ठीक है ट्रेन पे चढ़ने के लिए। द ट्रेन बाय मुंबई की होगा कि ट्रेन फॉर मुंबई, बताओ, दो चीज़ें होती हैं। अगर गो टू मुंबई होता, गो टू मुंबई बाय ट्रेन, तो ट्रेन के पहले लगता गो टू मुंबई, गो के बाद टू लग जाता, मुंबई लग जाता, बाय ट्रेन लग जाता। लेकिन अब कह रहे हो कि गेट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई, मुंबई कोई यातायात का साधन है, बल्कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ट्रेन फॉर मुंबई। उसके बाद मैं चढ़ गया एक ट्रेन में, जो ट्रेन जा रही थी कहाँ, फॉर मुंबई, तो ट्रेन टू मुंबई मत लिखना, ट्रेन फॉर मुंबई लिखना। क्यों कि मतलब दिस इज अ ट्रेन टू मुंबई नहीं, दिस इज अ ट्रेन फॉर मुंबई, दिस इज अ बस फॉर वाराणसी। अच्छा अगर ये कहते हो कि दिस बस गोज लगाओगे तो दिस बस गोज टू वाराणसी, दिस बस गोज टू मुंबई। लेकिन आई टुक अ बस, आई गॉट अ बस, तो अब क्या कहोगे, फॉर मुंबई, मुंबई के लिए बस में बैठा। ठीक है ना, समझ गए। तो हर जगह टू वगैरह नहीं लिखता, ध्यान देना, इतनी गलतियां हो गई। अब आ जाओ, अच्छा आंसर कौन सा होगा ये तो बताया नहीं है, तो आंसर इसमें होगा ये तीसरा वाला, ठीक है ना, कौन सा, थर्ड वाला हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट बताना है। किसका इनडायरेक्ट, प्रिया एश्योर्ड मी, प्रिया ने मुझे आश्वासन दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्या दिया कि आई कैन स्टे इन टू नाइट, आई कैन स्टे इन टू नाइट, मैं आज यहीं रुकूंगी। तो ये एश्योर्ड किस में है, पास्ट में, पास्ट में है तो टू नाइट का बदल जाएगा क्या, दैट नाइट, पहली बात तो हो गई दैट नाइट। आई कौन है, आई प्रिया है, सी हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा और टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा। इतनी चीज़ें बदलनी है। तो यहाँ तक में तो कोई गलती नहीं है, क्या यहाँ तक में कोई गलती नहीं है, सी में भी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ से गलती होना शुरू हो गई, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, यहाँ से गलतियाँ शुरू हो गई, कैन में गलती हो गई। ठीक, समझ में आ गया। और टू नाइट का दिस नाइट नहीं दैट नाइट होगा, ये गलती हो गई। टू नाइट चेंज होना चाहिए था, टू नाइट का दैट नाइट होगा, ये देखो कुड स्टे दैट नाइट, ये बन गया आपका आंसर। ठीक, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग गलत है, स्ट्राइफ की स्पेलिंग गलत है। फ्राइट मैंने डर होता है, ठीक है, डिलाइट मैंने खुशी होता है, ठीक है, नाइट मैंने सामंत होता है, ये भी ठीक है। तो स्ट्राइफ की स्पेलिंग क्या होती है भैया, STRIFE, ये होता है FE। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्राइफ का मतलब होता है स्ट्रगल, स्ट्रगल जानते हो, स्ट्रगल माने संघर्ष। ठीक है, तो स्ट्राइफ का मतलब होता है स्ट्रगल और इसकी स्पेलिंग होती है STRIFE। और इंग्लिश में एक और वर्ड है स्ट्राइफ, लेकिन ये स्ट्राइफ नहीं है, एस्ट्रॉफी, STROPHE ऐसा होता है स्ट्रॉफी। एक्चुअली ओड के प्रकार होते हैं जिसमें टाइप, उसमें पार्ट होते हैं ओड में, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी। ठीक है, तो ये जब मतलब जब उसमें वो गाना गाते समय, उस स्ट्रेंजा को गाते समय क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं सिंगर्स, उनके लिए होता है। ठीक है, तो छोड़ो उसको, आपके काम की चीज़ नहीं, आपके लिए स्ट्राइफ इसमें कौन था, STRIFE वाला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन पार्ट को आपको बताना क्या है, एप्रोप्रिएट मीनिंग, इसकी मीनिंग बताओ। अंडरलाइन पार्ट कहाँ है, ये दिया है बॉब्स योर अंकल, ये एक ईडियम होता है और बॉब्स योर अंकल का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बहुत ईजिली और कंफर्टेबली, बहुत आराम से अचीव कर लेते हैं, किसी चीज़ को इजीली क्विकली जब हम कोई चीज़ पा जाते हैं, अचीव कर लेते हैं, उसको कहते हैं बॉब्स योर अंकल। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। जस्ट ऐड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता, मतलब पास्ता में थोड़ा सा और पनीर मिला दो, एंड बॉब्स योर अंकल, बॉब्स योर अंकल का मतलब लो, हो गई हासिल, चीज़ें मिल गई। रीना सजेस्टेड मी
ओवर डिनर लास्ट नाइट, मतलब डिनर के समय रीना ने मुझे ये बात सजेस्ट की कि अपनी पास्ता में थोड़ी सी चीज़ मिला दो, बस हो गया काम। चीज़ का मतलब पनीर मिला दो, ठीक है। एंड बॉब श्योर अंकल, हो गई जो तुम चाहती हो मिल गए। तो मतलब क्या हुआ, इट बिकम्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल, इट बिकम्स इजीली एंड क्विकली, कोई चीज़ बहुत आसानी से तैयार होने वाली, कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाने वाली होती है, उसको कहते हैं इजीली और क्विकली अचीवेबल। कब कहेंगे, बॉब श्योर अंकल इडियम की मीनिंग होती है। ठीक, आगे बढ़ें। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसमें, 6 हो गया, 7 में आ जाओ। 7 में क्या करना है, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है यार। अरेंजमेंट में क्या दिया, ये देखो लगाना है आपको। तो जॉब सीकर्स आर, जॉब सीकर्स का मतलब जैसे कि हो गए आप लोग हो गए, ठीक है। नौकरी ढूंढ रहे हो कि नहीं ढूंढ रहे हो, तो इसीलिए आप लोगों के लिए कहा जा रहा है कि जॉब सीकर्स आर, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं वो लोग क्या नहीं होते हैं, आर नॉट, क्या नहीं होते हैं ये अबाउ। आर नॉट बीइंग अनएम्प्लॉयड, आर ये फिट ही नहीं हो रहा है इसके साथ। आर नॉट सेल्फ प्योरिफिकेशन वेयर द डिफिकल्टीज ऑफ रिलेंटलेसली है, डिफिकल्टीज। आगे लिखा है टू अ पिलग्रिमेज ऑफ, फिर लिखा है फैटलिस्टिक बट रीअप्लाई देमसेल्व्स हो। तो कह रहे हैं कि जॉब सीकर्स आर नॉट फैटलिस्टिक, जो जॉब सीकर्स होते हैं जिनको नौकरी पाना है वो लोग फैटलिस्टिक नहीं होते, वो लोग भाग्यवादी नहीं होते, बल्कि वो फिर से अप्लाई करते हैं, अपनी को लगा देते हैं, अपने को झोंक देते हैं, ठीक है ना। बट रीअप्लाई देमसेल्व्स, कैसे, रिलेंटलेसली अपने आप को अप्लाई करते हैं, बिना रुके बिना आराम किए, ठीक है। तो जॉब सीकर्स आर नॉट फैटलिस्टिक, ये भाग्यवादी नहीं होते हैं, बल्कि क्या करते हैं, रीअप्लाई देमसेल्व्स, अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। रिलेंटलेसली का मतलब क्या हुआ, बिना रुके, किसको, टू अ पिलग्रिमेज ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन, इसके साथ यही जुड़ पाएगा, टू अ पिलग्रिमेज ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन। पिलग्रिमेज मतलब एक तीर्थ यात्रा हो गई, सेल्फ प्योरिफिकेशन मतलब क्या हुआ, अपने आप को शुद्ध, आत्म शुद्धता की तीर्थ यात्रा पे अपने आप को लग जाते हैं। मतलब क्या हुआ, जॉब सीकर्स जब असफल हो जाते हैं तो वो फेटलिस्टिक नहीं होते, बल्कि वो फिर से अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, अपने आप को खुद से प्योरीफाई करने में लगा देते हैं। आगे लिखा है वेयर, जहाँ डिफ़िकल्टीज ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, जहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड होने की, बेरोजगार होने की डिफ़िकल्टीज हैं, आर अ टेस्ट ऑफ फेथ, जहाँ वही उन्हीं का टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये उल्टा क्रम में आज सेट हुआ है, जो भी हुआ, जो अरेंजमेंट दिया हुआ था वो कैसे दिया हुआ था, उल्टा क्रम में दिया हुआ। जॉब सीकर्स आर, उसके बाद पहले क्या होगा, एस पहला हुआ, आर दूसरा हुआ, क्यू तीसरा हुआ और पी चौथा हुआ, उल्टे क्रम में लगा। एस आर क्यू पी, कहाँ है एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी ये है नहीं, ये है एस आर क्यू पी, ये दूसरा वाला सही होगा। क्लियर हो, चलिए आगे चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मीनिंग ऑफ अंडरलाइन पोर्शन। तो बीट अबाउट द बुश लिखा है, बीटिंग अबाउट द बुश, मतलब तो आपको पता ही ना, बीटिंग अबाउट द बुश में गोल मटोल बातें करना, एक बार और मैंने बताया था आप लोगों को। When the district attorney asked the convict about details of the day of the crime, जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने, अटॉर्नी का मतलब क्या होता है, वकील होता है। जब डिस्ट्रिक्ट के जो जिला कोर्ट में केस चल रही होती, जब वकील ने पूछा, कन्विक्ट का मतलब क्या हो गया, ये कन्विक्ट होता है मुलजिम, मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा है, आरोपी से उन्होंने पूछा है अबाउट द डिटेल ऑफ द डे ऑफ द क्राइम, जिस दिन अपराध हुआ था उस दिन के बारे में पूरी डिटेल में पूछी। तो ही स्टार्टेड, ही कौन, ही ये कन्विक्ट है, ये मुजरिम है, सॉरी मुजरिम नहीं, मुलजिम है अभी, ठीक है, जिसके ऊपर आरोप लगा है। मुजरिम कब होगा, साबित होने पर, जब तक अभियोग चल रहा है तब तक मुलजिम है। तो ही स्टार्टेड बीटिंग अबाउट द बुश, तो ही स्टार्टेड बीटिंग अबाउट द बुश मतलब वो गोल मटोल बातें करना शुरू कर दिया, गोल मटोल घुमा फिरा के बातें करना शुरू कर दिया है। तो आंसर बताओ, ट्राइंग टू इन्वोक सिंपैथी, नहीं सिंपैथी में पाने की कोशिश नहीं कर रहा, एक्यूजिंग अदर्स, दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहा है, स्पीकिंग इन कन्फ्यूजिंग मैनर, हाँ वो कंफ्यूजिंग मैनर में बात कर रहा है, वो दूसरों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर, सही आंसर ना दे करके दूसरों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, गोल मटोल बातें घुमा के कर रहा है। तो ये तीसरा वाला आंसर हो सकता है। चौथे में लिखा है बीइंग एक्सेसिवली अग्रेसिव, अग्रेसिव नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, तीसरा वाला आंसर हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन अगला कौन सा है, 9 है। तो 9 में क्या करना है, फिर से अरेंजमेंट की चलो, लेकिन अब की बात थोड़ा बढ़ा दिया हुआ है, करके देखते हैं। सेंटेंस में है ना ये,
लिखा ही इज वेल, भैया ही पहले नहीं आएगा, कतई नहीं आ सकता ही पहले। ही किसके लिए आया है, उसका नाम पहले आएगा, तो ये स्टार्ट तो नहीं कर सकता, पी से स्टार्ट नहीं कर सकता, तो पहला और चौथा तो नहीं होंगे, किसी कीमत पर नहीं हो सकते। अब आपके पास एक चांस बचा, आर से स्टार्ट कर लो। आर में क्या दिया हुआ है, जेसन नाम दिया हुआ है, हाँ ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। जेसन 45 साल लड़का है, हैज़ अ क्वाइट कॉन्फिडेंट प्रेजेंस, ठीक है, हाँ ठीक, ये हो सकता है। अभी हमें ज़रा ऊपर से काम करने दो। लिखा है कि ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द रोल, वो अपने रोल से, अपनी भूमिका से बहुत अच्छी तरह से अवेयर है। एंड हिज पीपल प्ले इन कीपिंग शिव सागर लेक, और उसके जो लोग हैं, उसके जो आदमी हैं, प्ले इन शिव सागर लेक एज ब्यूटीफुल एंड इकोलॉजिकल थ्राइविंग। समझ में आ गया, जो उसका रोल है और उसके जो आदमियों का रोल है, यही कहा इन्होंने कि ही एंड हिज पीपल प्ले, मतलब वो रोल, वो भूमिका जो वो और उसके लोग जो भूमिका निभाते हैं, किसका में भूमिका निभाते हैं इन कीपिंग शिव सागर लेक को ब्यूटीफुल और इकोलॉजिकली थ्राइविंग, इकोलॉजिकली फलने फूलने के लिए जो ये लोग भूमिका निभाते हैं, उससे वो बहुत अच्छी तरह अवेयर था। आगे लिखा है कि हाउएवर ही इज आल्सो डीपली अवेयर। अब ये आल्सो के साथ क्या लिखा, अवेयर लिखा। जरा क्लियर करते हैं इसको, एक बार और क्लियर करके बताते हैं। यहाँ ही लगा क्या है, वेल अवेयर, यहाँ ही लगा आल्सो डीपली अवेयर, तो इसका मतलब यहाँ भी अवेयर और यहाँ भी, यहाँ आल्सो अवेयर। आल्सो अवेयर का मतलब क्या हुआ, दूसरे नंबर पे आएगा, तो किसी भी कीमत पर हम पी के बाद ही क्यू लगाएंगे, हर हाल में पी के बाद होगा क्यू। कहाँ कहाँ पी के बाद क्यू है, यहाँ पी के बाद क्यू है, यहाँ नहीं है, यहाँ पी के बाद क्यों नहीं है, यहाँ पी के बाद क्यों नहीं है। श्योर यही वाला क्वेश्चन होगा आंसर, पी के बाद क्यों लगाना है। चलो और आगे कर लेते हैं। तो लिखा है कि हाउएवर ही इज आल्सो डीपली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्बन आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफन सीक्स टू कीप ट्रेडिशनल ड्वेलर्स आउट। अब ये हो गया। आर में दिया है जैसन, ये नाम है तो ये पहले ही रहेगा, 45 साल के हैं, हैज़ अ क्वाइट कॉन्फिडेंट प्रेजेंस, ठीक है, क्वाइट कॉन्फिडेंट प्रेजेंस है। आगे लिखा है ही टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ओपन, मतलब मुंह खोलने में, कुछ बोलने में बड़ा लंबा समय लेते हैं। एंड इवन आफ्टर दैट ही स्पीक्स लिटिल, पहली बात तो उनका बोलने के लिए मुंह खुलता नहीं, और जब खुलता है तो बड़ा लंबा समय लेते हैं बोलने में, और बोलते बहुत कम है, मतलब बहुत गंभीर टाइप के आदमी हैं। तो जाहिर सी बात, एक ही में नाउन आया है, आर में आया है, उसके बाद पी क्यू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अच्छा, ये जब इन्होंने बताया कि क्वाइट और कॉन्फिडेंट पर्सन है, तो क्वाइट पर्सन के बाद ही तो लगाएंगे कि बहुत कम बोलते हैं, मतलब बहुत मुंह उनका खुलता नहीं बोलने के लिए, खुलता भी बहुत कम बोलते हैं। तो आर को कौन कैरी आउट कर रहा है, आर को आगे बढ़ा रहा है एस, और पी को आगे बढ़ा रहा है कौन, क्यू, तो आर एस पी क्यू। पहले ही वही बताया था मैंने कि यही लगेगा, ठीक है। हल तो पहले एक पी क्यू से हल हो गया था, है ना। चलो आगे आते हैं 10 में। तो 10 में क्या है, ये अंडरलाइन क्या है, हैव यू वांट मी। तो इनमें उन्होंने कहा कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, देख लो। हैव यू वांट मी, भाई देखो पहले तो यही गलत हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, पहले तो यही गलत हो गया। अगर हैव लिखा है तो वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग यू के पहले लगाओ कोई ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, और या तो होगा कि हैव के साथ वांट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हैव यू वांटेड मी। आगे लिखा है कि टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डेंटिस्ट के पास चलूं, ऐसा है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ हैड लगा, यहाँ वांट लगा, ये भी गलत है। डू यू वांट मी, ये तो ठीक है, डू यू वांट मी, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डेंटिस्ट के यहाँ तक चलूँ, ये ठीक है। हैज यू वांटेड मी, अब देखो भैया यू के साथ हैज तो नहीं लगता, हैव लगता है। तो यार जो इम्प्रूवमेंट थे वो गलत है, और जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी गलत है, ठीक है। मैं एक बार आपके फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ हैव के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत है, यहाँ हैड के साथ ये वांट फर्स्ट फॉर्म गलत है, यहाँ यू के साथ ये हैज सिंगुलर ये गलत है। अब क्या करोगे बताओ, जब 3 ऑप्शन गलत ही हैं तो एक ही तो बच रहा है, डू यू वांट मी, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मीनिंग भी अच्छी जा रही है। डू यू वांट मी टू कम विद यू टू डेंटिस्ट, क्या आप चाहते हैं कि डेंटिस्ट तक मैं आपके साथ चलूँ, हो गया काम, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करें, साइनोनियम बताना है किसका, परसीवरेंस का। परसीवरेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ आप ठान लेते हैं, कोई चीज़ आप अपने मन में सोच लेते हैं तो उस पर लगातार काम करते हैं, मतलब सतत, निरंतरता। परसीवरेंस का मतलब होता है एक निरंतर प्रयास या सतत प्रयास। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, निरंतर प्रयास। अब हम प्रयास करना छोड़ेंगे नहीं, निरंतर प्रयास में लगे रहेंगे। तो स्टीड फास्टनेस यही होता है। स्टीड फास्टनेस मतलब होता है दृढ़ निश्चय होना, ठीक है। स्टीड फास्टनेस दृढ़ निश्चय, और निरंतर प्रयास करते रहना मतलब आपका दृढ़ निश्चय होगा तभी निरंतर प्रयास करेंगे, स्टीड फास्टनेस हो गया। तो दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे के सिमिलर हैं। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहनशीलता होती है, यहाँ इसका लेना देना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन होता है, कोई लेना देना नहीं है। हम्बलनेस मतलब विनम्रता होती है, यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यही स्टीड फास्टनेस थी, इस समय सबसे सुटेबल ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 किसका है, ये फिर वही वन ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट क्या है, ये प्रिपेयर दिया हुआ, प्रिपेयर्स। अब देखिए यहाँ कोई गलती है भी कि नहीं है भैया, ठीक है। आओ पढ़ते हैं। तो डोंट डिस्टर्ब द बॉय, कोई बच्चा है, कह रहे हैं उसको भाई डिस्टर्ब मत करो। आगे कह रहे हैं कि ही प्रिपेयर्स फॉर द एग्जामिनेशन। ही प्रिपेयर्स, देखो भाई ऐसा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो रूटीन या हैबिट के लिए लगता है। एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए लगेगा। नेचर में कोई ऐसे फेनामेना, जितने भी नेचर के ऐसे फेनामेना होते हैं जो परमानेंट हैं, तो उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। या कोई किसी सब्जेक्ट के रूल, साइंस के, मैथ के, या किसी भी सब्जेक्ट के जो रूल्स होते हैं, थ्योरी या सिद्धांत होते हैं, उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है। या किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, जैसे यहाँ ही लिखा हुआ, तो इंडिविजुअल पर्सन, अब यूनिवर्सल तो हो नहीं जाएगा, इंडिविजुअल पर्सन के लिए हम लोग तब लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जब ये उसकी रूटीन या हैबिट में होता है और प्रेजेंट टाइम में हो। तो एग्जामिनेशन की तैयारी करना क्या प्रेजेंट टाइम में उसकी हैबिट या रूटीन है? नहीं, उसकी हैबिट या रूटीन नहीं है, ये कुछ दिनों का फेनामेना है, 2, 4, 10 दिन या महीने भर, बस, इससे ज़्यादा नहीं। परमानेंट सेगमेंट नहीं है। तो परमानेंट नहीं है, टेम्पोरेरी है, और ये काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, द बॉय इज प्रिपेयरिंग, ऐसे होगा, ठीक है। द बॉय इज प्रिपेयरिंग, तो कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, चौथा वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं कि इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो। एक्टिव वॉइस में क्या दिया है, वाज फैसिनेटेड। भैया वाज के साथ थर्ड फॉर्म कब लगती है, बताओ। वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगती है जब एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हो। अब यहाँ बाय द मूवी लिखा है तो द मूवी पहले कर लो, द मूवी, और फैसिनेटेड हो जाएगा, वाज कट जाएगा, और आई जो होगा वो पीछे जाके क्या बन जाएगा, मी। द मूवी फैसिनेटेड मी, ये हो गया आपका आंसर। इसमें ढूंढ लीजिए कहाँ पे होगा। द मूवी चारों में लगा है, द मूवी। उसके बाद क्या चाहिए था, वाज फैसिनेटेड की जगह हमको चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये फैसिनेटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। ये वाज फैसिनेटेड हो गया। वाज फैसिनेटेड मतलब तो पैसिव ही रहेगा ना, जबकि एक्टिव में बदलना है तो ये पैसिव में तो रखेंगे नहीं। फैसिनेट लिखा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये प्रेजेंट हो गया, तो फैसिनेट नहीं होना चाहिए, फैसिनेटेड पास्ट चाहिए था हमको, और फैसिनेट से ये भी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, कहीं ए, एक वाला एक है जो आप लोगों का सही है, ठीक। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या है इसमें, ये फिर पैसिव वॉइस है, तो चलो पैसिव वॉइस में देखते हैं। अब की बार लिखा है द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे आर बिडिंग फेयरवेल। आर बिडिंग कंटिन्यूअस टेंस हो गया, फेयरवेल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, फेयरवेल। किसको दे रहे हैं, अपने सीनियर्स को। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फेयरवेल। फेयरवेल से बनेगा हमारा, तो फेयरवेल। अच्छा प्रेजेंट में ना आर, तो फेयरवेल के लिए वर्ब सिंगुलर लगेगी, प्लूरल लगेगी, इज लग जाएगी, ठीक है। तो द फेयरवेल, और उसके बाद जो बिडिंग है, बिडिंग में क्या लगेगा, आईएनजी हम क्या किस में लगा देंगे, बीइंग में लगा देंगे। और बिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यही होते हैं, बिड, तीनों फॉर्म वही होता है। आदेश देना तो बिडन होता है, लेकिन फेयरवेल वगैरह के लिए जो बिड होता है उसमें बिड तीनों फॉर्म होते हैं, तो बीइंग बिड होना चाहिए। चलो अब आप ढूंढ लो अपना आंसर। तो द फेयरवेल इज बीइंग बिड टू देयर सीनियर्स बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये एकदम से करेक्ट है। अब यहाँ लिखा कि फेयरवेल इज टू बी बिड। भैया यहाँ पर क्या है, बिडिंग है, तो बीइंग के साथ बिड होगा, टू बी नहीं होगा, ये गलत हो गया।
अगर यहाँ लिखा है कि देयर सीनियर्स इज बीइंग बिड फेयरवेल, सीनियर थोड़े ना बीइंग फेयर बिड हो रहा है, बल्कि फेयरवेल दिया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट सीनियर्स नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, फेयरवेल है। दूसरी बात, एक और गलती अगर आप ढूंढना चाह रहे हो तो हम दूसरी गलती इसमें निकाल सकते हैं, अगर इस तरह से नहीं पकड़ रहे हो तो सीनियर्स क्या हुआ, ये सीनियर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ इज नहीं लगेगा, दूसरी गलती हो गई, ठीक है। और यहाँ आर बिडिंग है तो यहाँ वाज बिडिंग भाई हो ही नहीं सकता ना, एक्टिव पैसिव में तो प्रेजेंट का पास्ट नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। आंसर एक यही वाला सही बचा आपके पास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो 15 में क्या है, खाली जगह भरो। क्या लिखा है, ही बुक्ड द टिकट फॉर द शो, उसने शो के लिए टिकट बुक किया। शो के लिए टिकट बुक करेगा तो एक ही ऑप्शन, तुरंत बुक किया या तो इन एडवांस बुक किया। इन कॉमन नहीं, इन डेप्थ नहीं, इन डिमांड नहीं, क्या होगा, इन एडवांस होगा। ये आप लोग भी करते हो, आपको पता होगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। 16 नंबर पे फिर से खाली जगह भरना है। ऑल्दो शी डिड नॉट रिवील हर प्लान्स, ठीक है, हालांकि उसने अपने प्लान्स को क्लियरली रिवील नहीं किया है, ठीक, उसने अपने प्लान को क्लियरली बताया नहीं है हम लोगों को, फिर भी आई हैड अ डैश आइडिया, फिर भी मेरे पास उसका एक मतलब एक डैश आइडिया है। तो कैसा आइडिया होगा, रफ आइडिया होगा, हो सकता है क्लियर आइडिया। जब उसने अपने प्लान को रिवील ही नहीं किया है तो तुम्हारे पास क्लियर आइडिया कैसे होगा, कहाँ से जाने सपना रहा था, नहीं होगा। कंसाइज आइडिया, कंसाइज का मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में, उससे थोड़ा छोटे रूप में, लेकिन सब कुछ सही सही हो ही कैसे सकता है सही सही जब उसने बताया नहीं। कंप्लीट आइडिया, जब उसने बताया ही नहीं तो कंप्लीट आइडिया कहाँ से होगी, तो क्या होगा, रफ आइडिया होगी, ठीक। सामने वाले ने आपको प्लान नहीं बताया है तो आपको उसके प्लान के बारे में रफ आइडिया हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 16 के बाद 17 नंबर पे। 17 नंबर क्या है, एंटोनियम बताना है किसका, कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। सह मतलब क्या हुआ, एक साथ, मति माने विचार। जब हमारा विचार आपका विचार एक साथ मिलता जुलता है तो क्या कहते हैं, सहमति, या आप कह सकते हो एग्रीमेंट, ठीक है, एडमिट करना, एक्नॉलेज करना। तो सैंक्शन करना तो मतलब पास कर देना, सिमिलर हो गया। डिसेंट का मतलब असहमति, ये आपका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। तो कंसेंट का अपोजिट डिसेंट, ये होता ही है। वेराइटी मतलब प्रकार हो जाता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो कहते हैं ना हम लोग एकता और अखंडता, ठीक है। तो ये अब आंसर कौन सा होगा, देखो कंसेंट का अपोजिट क्या होगा, यही डिसेंट होगा, ठीक है, असहमति के लिए और कोई वर्ड है नहीं यहाँ पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्या कर रहे हैं 18 में, ग्रामेटिकल एरर पकड़ो। उस सिंबल देख के ना स्लैश देख के लग जाता है क्या करना है। द जूरी वॉज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, देखो यहाँ जूरी के लिए क्या लगा है, वाज लगा है, मतलब जितने भी मेंबर्स थे जूरी में सबके सब नाखुश थे, और चूंकि सबके सब एक मत के थे, एक राय थे, तो इसलिए यहाँ पे वाज लगा है, करेक्ट है। अब आगे लिखा है कि एंड वाज क्वाइट, यहाँ भी देखो वाज लगा, तो जूरी के लिए यहाँ भी वाज लगा, यहाँ भी वाज लगा, मतलब जूरी को हम सिंगुलर माइंड से देख रहे हैं, क्योंकि सबकी राय एक है तो सिंगुलर माइंड देखेंगे इसको। एंड वाज क्वाइट हार्श, ये हो गया। तो द सिंगर मतलब बेचारा जो गा रहा था, जो आदमी, मतलब जोरी उससे सहमत नहीं है, दूसरी जोरी की राय दूसरी थी, वो परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे, तो सिंगर उनके क्रिटिसिज्म को क्या लिया, दिल से ले लिया। तो सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट। अब ये देयर किसके लिए लगा है, जूरी मेंबर्स के लिए लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, जूरी मेंबर्स ने जो अपनी अपनी राय दी उसको उसने दिल से ले लिया। तो अब एक बात बताओ हमें, अभी तक जो पहाड़ा पढ़ रहे थे उसका निष्कर्ष क्या होगा, जूरी के साथ वाज लगा, यहाँ जूरी के साथ वाज लगा, तो जूरी को क्या मान के चलोगे, सिंगुलर मान के चलोगे। और इसी जूरी के लिए यहाँ पे देयर लगा हुआ है, तो जूरी के लिए क्या देयर लगा सकते हो, हाँ अगर असहमत होते, ठीक है, तो जूरी को प्लूरल माना जाता और तब यहाँ पे वाज की जगह वर लगा होता और हम यहाँ पर देयर लगा लेते। अभी जब जूरी के मेंबर्स की एक राय है, सब एक मत के हैं और इनके लिए वाज लगा दो जगह पे, तो इसका मतलब अब हम जूरी के लिए क्या यूज करेंगे, इट्स यूज करेंगे, ठीक है ना, क्या लगेंगे, इट्स लगाएंगे। तो कहाँ है आपकी गलती, ये रही, ये देयर क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथे नंबर का ऑप्शन हो गया, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, ये क्लियर तो हो गया ना, ठीक है।
तो 19 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, एंटोनियम बताना है। किसका एंटोनियम बताना है, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका बताना है, पढ़ना पड़ेगा। द पेशेंट वाज हैप्पी, पेशेंट ठीक हो गया तो खुश हो जाएगा। एंड ही वाज गिवन एंशियंट मेथड्स, ठीक है, वो इस बात से खुश था कि ही वाज गिवन एंशियंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट टू क्योर हर हेल्थ कंडीशन, वो इस बात से खुश था कि उसकी हेल्थ कंडीशन को ठीक करने के लिए एंशियंट मेथड्स दिए गए थे, ठीक है। अब एंशियंट, इसी एंशियंट का अपोजिट बता, तो एंशियंट का मतलब क्या हुआ, प्राचीन, पुराने, ठीक है, पुराने तरीके से इलाज किया गया, उसका प्राचीन तरीके से इलाज किया गया। इसका अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, नए तरीके से इलाज किया गया, तो न्यू हो जाएगा। एंशियंट का क्या हो गया, न्यू हो गया, नॉवेल हो गया, मॉडर्न हो गया, ये सब होगा। तो मल्टीपल का मतलब बहुत से हो गया, तो यहाँ लगेगा नहीं। मॉडर्न का मतलब आधुनिक हो गया, ये लग सकता है, ठीक है ना। पुराने का अपोजिट क्या हो गया, मॉडर्न। प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ, आदिम। आदिम का मतलब क्या हुआ, एकदम प्राचीन काल, पाषाण काल में चले जाओ। स्लो मतलब धीमा हो जाएगा। इन सब का कोई लेना देना नहीं है, तो अब का कौन सा आंसर हो गया, दूसरा वाला हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एंटोनियम बताना है, किसका, नेटिव का। नेटिव का मतलब क्या होता है, मूल निवासी। क्या होता है, मूल निवासी। कोई जहाँ का मूल निवासी होता है उसे कहते हैं, ठीक है। अब विसिनिटी का मतलब क्या हुआ, विसिनिटी मतलब होता है ना पड़ोस, एडजॉइनिंग, आपके बगल में होगा, एडजेसेंट होगा, तो पड़ोस होगा। तो नेटिव का विसिनिटी तो होगा नहीं, नेटिव का फॉरेन। फॉरेन मतलब क्या हुआ, विदेशी, बाहरी। तो मूल निवासी का अपोजिट बाहरी या विदेशी हो सकता है, तो फॉरेन हो गया आपका एंटोनिम। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल का मतलब नेटिव ही होता है, एबोरिजिनल का मतलब मूल निवासी होगा, तो ये नेटिव का साइनोनियम हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। रियल्म का मतलब क्या होता है, रीजन, क्षेत्र होता है इस सेक्टर में, तो ये हो गया। मतलब समझ में आ गया ना कि क्या आंसर होगा, मतलब चारों वर्ड की मैंने मीनिंग बता दिया, तो आप समझ ही गए होंगे ना। नेटिव मूल निवासी होता है तो उसका अपोजिट हो गया विदेशी, बाहरी, फॉरेन हो जाएगा। एबोरिजिन साइनोनियम हो जाएगा। अब ये बताओ कि 21 से 25 तक हम लोग क्या करते हैं, ये पता ही है, तो उसको पे ज़्यादा ताम झाम ना करो, सीधे पहुंच जाओ अपने क्वेश्चन पे। बड़ा पैसेज है, थोड़ा सा बड़ा है, और इसके आंसर इस पेज में आए नहीं है, तो हम इसको अलग लिख दिए हैं। हम आपको ये सीन बार बार स्क्रीन दिखाते रहेंगे, पहले पढ़ लो। 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स, जो सबसे पॉपुलर फॉर्म है सोशल मीडिया के, उसमें से 4 हैं। कौन कौन से, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। ये 4 सोशल मीडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि डैश, ये डाल रहे हैं ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। ये यंग पीपल का मतलब क्या हुआ, वही मतलब 15, 20, 25 साल के बच्चे जो होते हैं उनके लिए। तो कह रहे हैं कि उनके दिमाग पर ये बहुत ग्रेट डैमेज। अब भाई देखो, अगर यहाँ कह दिया कि इनके दिमाग को डैमेज कर रहा है, तो निगेटिव वर्ड ही तो आएगा यहाँ पे। तो ये चारों फॉर्म सोशल मीडिया के यंग माइंड्स पर, यंग पीपल की मेंटल हेल्थ पर डैश कर रहा है, ग्रेट डैमेज मतलब बड़ा नुकसान कर रहा है। ये बात यहाँ तक हो गई, ठीक है। अगला लिखा है कि दीज 4 प्लेटफॉर्म्स, ये 4, वही फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव अ निगेटिव इफेक्ट। फिर देख लो, साबित हो गया, हैव अ निगेटिव इफेक्ट, इनका एक निगेटिव इफेक्ट होता है। बिकॉज दे कैन, क्योंकि ये कर सकते हैं, डैश तो कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। दे कैन डैश चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स बॉडी, ठीक है ना। तो ये चिल्ड्रन, बच्चों के और यंग पीपल की बॉडी इमेज को खराब कर सकते हैं, ठीक है ना। डैमेज लिखा ही है ना, दे कैन के बाद यहाँ नुकसान करने वाला लगेगा, नुकसान कर सकते हैं बच्चों की और यंग लोगों की बॉडी इमेज, वरीज को। और इन्होंने कहा वर्सन बुलिंग, वर्सन का मतलब क्या हुआ, और बेकार करना। वर्ष मतलब बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्ष, वर्ष का मतलब बदतर कर देना, तो वर्षन मतलब बदतर कर रहा है और बुरा कर रहा है। बुलिंग का मतलब क्या हुआ, बुलिंग मैंने दादागिरी करना, धमकाना किसी को, तो बुलिंग को खराब कर रहा है। स्लीप प्रॉब्लम को पैदा कर रहा है, स्लीप प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ,
मोबाइल देखते देखते 11-12 बजे 1 बजे सोते हैं, उसके बाद सो रहे हैं, उसमें टिन से बज गया तो फिर कच्ची नींद में उठ के 2:30 बजे देखने लगते हैं कि किसका मैसेज आया, फिर 3:30 बजे मैसेज। एक तो उधर पागल लोग हैं जिनको नींद नहीं आ रही है, अब उनको नींद नहीं आ रही तो जितने लोग जानने वाले हैं उनको भी ना सोने दो, टिन टिन किए रहेंगे। अच्छा, अलार्म बजेगा चाहे जितनी देर तक, बच्चे ऐसे होते हैं, आप लोग भी उसी तरह के हो गए, ठीक है, समझना ज़रा, हो सकता है बात चुभती हुई लगे, ठीक है। तो अलार्म लगा के रखे होंगे 5 बजे का अलार्म, मतलब 5-5 मिनट पे 5 बार बजा, हर बार बंद कर दिया गया। अलार्म इतनी तेज बजता है उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन मैसेज कितना धीमे से टिन्न से आता है, मैसेज टक से जाग जाते हैं। उसके बाद देख भी लेंगे, कहो रिप्लाई भी कर लें, कहो चैटिंग भी कर लें 2-4 बार, अलार्म बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मैसेज की जो टोन होती है वो जगा देगी, एकदम लगेगा ही नहीं नींद में है, सारी नींद खुल गई, एकदम अलर्ट, आहा देखो पूरे होशो हवास में आंसर दे रहे हैं, नींद में नहीं। तो ये हाल होती है। तो स्लीप प्रॉब्लम्स भी आ जा रही हैं, एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन और लोनलीनेस फील कर रहे हैं, ठीक, ये बात हो गई। आगे लिखा द फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोइंग डैश अमंग, तो जो फाइंडिंग्स हैं, जो इसके निष्कर्ष आए हैं, वो क्या पा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे बात भरेंगे, पहले लिखोगे अमंग पॉलिटिशियंस, हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर्स, पेरेंट्स, ये है। तो पेरेंट्स में, डॉक्टर्स में, हेल्थ बॉडीज में जैसे WHO वगैरह हो गया, और पॉलिटिशियंस में इस बात को लेकर के, इस निष्कर्ष को लेकर के क्या चीज़ बढ़ रही है, ग्रोइंग क्या बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रहा होगा ना, चिंता बढ़ रही है, ठीक है ना। ये चीज़, ये निष्कर्ष देखने के बाद इन लोगों की चिंताएं बढ़ जा रही हैं, ठीक है। तो आगे लिखा है पेरेंट्स अबाउट यंग पीपल सफरिंग हार्म, ठीक है, उनके पेरेंट्स, उन बच्चों के पेरेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग का जो रिजल्ट जिनके बच्चे भुगत रहे हैं उनके पेरेंट्स से पूछो। तो साइबर बुलिंग क्या होता है, जैसे पबजी वाले गेम, नहीं पबजी वाले में ये कौन सा गेम आया था, ब्लू व्हेल वाला, जिसमें इतना धमकाते थे कि बच्चे सुसाइड कर लेते थे ना, वही वाला सीन याद करो। पता नहीं क्या गेम खेलते थे, वो टास्क होता था, उस टास्क में बच्चे अपने ही नस काट ले रहे हैं, दूसरे को मार डाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती थी। तो साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया, आगे लिखा है डैश फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लोथिंग, तो उनको खुद से नफरत होने लगती है, ऐसी चीज़ें आने लगती है ना, उनको अपने आप से नफरत होने लगी, एंड लीडिंग देम टू कमिट सुसाइड, और ऐसे में इतना मतलब इतना कोस देते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, तुम्हारा जीना बेकार, नरक हो तुम्हारी ज़िंदगी, ऐसा बोल देते हैं। कुछ आदमी को लगता है, वो बताओ सोशल मीडिया से इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी और जाके आदमी सुसाइड कर लेता है। वो उसमें देखो हो नहीं रहा था ब्लू होल वाले गेम में। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है कि हाउ एवर द लीडर ऑफ द UK साइकियाट्रिस्ट, हालांकि जो UK मतलब इंग्लैंड के साइकियाट्रिस्ट के लीडर हैं, उन्होंने कहा उन्होंने एक बात बताई कि दीज फाइंडिंग्स वर टू सिंपलिस्टिक, ये जो फाइंडिंग्स हैं जो अभी ऊपर डिस्कस जिनकी बातें कर रहे थे, वो सारी फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ही सिंपलिस्टिक हैं, और दे डैश ब्लेम्ड सोशल मीडिया फॉर कॉम्प्लेक्स रीजन्स, और इन्होंने कहा कि इन्होंने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है, तो सही आरोप तो लगाया है ये तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ये उसके अगेंस्ट है ना, जो UK के साइकियाट्रिस्ट हैं वो इस रिपोर्ट के अगेंस्ट है, तो कह रहे हैं, वो यही कहेंगे ना कि इन्होंने गलत ब्लेम लगाया है सोशल मीडिया पर फॉर द कॉम्प्लेक्स रीजन व्हाई द मेंटल हेल्थ इज सो मेनी पीपल यंग इज सफरिंग, तो इतने लोगों की मेंटल हेल्थ कैसे सफ़र कर रही है, ये गलत आरोप है सोशल मीडिया पर, ऐसा नहीं है, ठीक, ये इनका मानना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं फिर से। यहाँ है कि इन्होंने कहा कि जो 4 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डैश ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ, ये यंग पीपल की मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट कर रहे हैं, मतलब ये जो 4 प्लेटफॉर्म हैं वो यंग पीपल के माइंड पर नुकसान, डैमेज को डिस्क्रीट कर रहे हैं, या डैमेज को इम्पियस कर रहे हैं, या डैमेज को परपिट्रेट कर रहे हैं, या डैमेज को इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। बताइए क्या लगना चाहिए, ये डैमेज को क्या कर रहे होंगे। तो डैमेज को डिस्क्रीट करने का मतलब क्या हुआ, अलग कर रहे हैं, डिस्क्रीट करना मतलब क्या हुआ, अलग कर देना, तो डैमेज को डिस्क्रीट तो करनी। इम्पियस का मतलब क्या होता, अपवित्र, क्या हो गया, अपवित्र, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यंग माइंड को क्या कर रहे हैं, डैमेज को, अपवित्र नहीं यार,
खाली डैमेज ना लिखा होता तो हो जाता लेकिन डैमेज को अपवित्र करेंगे, डैमेज तो ऐसे भी अपवित्र होगा। परपिट्रेटिंग कर रहे हैं, तो परपिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है जानते हो? पाप करना। ये डैमेज को पाप कर रहे हैं, पाप तो पाप ही होता है, पाप करना क्या। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी के दिमाग में भर देना, असर कर देना, इसके मतलब दंड देना कह सकते हो जिसको ना, इन्फ्लिक्ट करना। तो ये यंग माइंड्स में, यंग लोगों के मन में क्या कर रहे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें डैमेज को इन्फ्लिक्ट कर दे रहे हैं, डैमेज को उनके दिमाग में डाल दे रहे हैं, उनके दिमाग को डैमेज कर रहे हैं। तो इन्फ्लिक्ट मतलब डैमेज के साथ इन्फ्लिक्ट ही लगता है, इन्फ्लिक्ट डैमेज। अब दूसरे वाले में क्या करोगे? देखो दूसरे वाले में आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन क्या है दूसरे नंबर में लिखा, दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव निगेटिव इफेक्ट्स। इन चारों प्लेटफॉर्म का निगेटिव इफेक्ट होता है क्योंकि दे कैन डैश चिल्ड्रंस एंड पीपल्स बॉडी इमेज, क्योंकि ये पीपल और चिल्ड्रन की बॉडी इमेज को डैश कर सकता है, मतलब नुकसान पहुंचाने वाला वर्ड लगेगा ना, तो नुकसान पहुंचाने वाला वर्ड ले लो। आओ चलो, क्या है नुकसान पहुंचाने वाला? मिटिगेट करेंगे। मिटिगेट करने का मतलब क्या हुआ? कम करना। जैसे कोई बुरी चीज़ है, बुरी सिचुएशन है, उसको कम कर देना, संकट को कम कर देना, दुख कष्ट को कम कर देना। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। क्या करना है? स्थिति को बुरी करना है। इफेक्चुएट का क्या मतलब होगा भैया? इफेक्चुएट का मतलब क्या हुआ? खराब करना। एक तो ये है इफेक्चुएट मतलब चीज़ को खराब करना। और एग्जासरबेट का मतलब क्या हुआ? बदतर करना। बदतर का मतलब क्या हुआ? सिचुएशन बुरी तो पहले से थी, उसको और बुरी कर देना। एलिविएट का मतलब वही हो जाना, तीव्रता को, किसी चीज़ की निगेटिव चीज़ है, दर्द वगैरह है, उसकी तीव्रता को कम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा हो सकता है? सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा आपका एग्जासरबेट कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए इस बात को, पहले वहाँ पे चल के देखते हैं हम लोग ना। तो ये है, देख लीजिए थर्ड में क्या कर रहे हैं इन्होंने कहा कि दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव निगेटिव इफेक्ट। इनका निगेटिव इफेक्ट होता है बिकॉज दे कैन डैश चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स बॉडी, क्योंकि ये चिल्ड्रन और यंग पीपल की बॉडी को डैश कर दे रहे हैं। तो डैश कर देने का मतलब इफेक्चुएट करेंगे या एग्जासरबेट। एग्जासरबेट का मतलब क्या हुआ? बदतर कर देना, मतलब बुरी से बुरी हालत में पहुंचा देना। तो ये ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आते हैं फिलर नंबर 3 पे। तो फिलर नंबर 3 के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, जरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो फिलर में यहाँ क्या करा कि फाइंडिंग्स, ये जो निष्कर्ष निकले हैं वो पॉलिटिशियंस में और हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर्स और पेरेंट्स की को क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ बढ़ा दे रहे हैं। तो उनकी क्या चीज़ बढ़ जाएगी बताओ जरा, उनकी क्या चीज़ बढ़ जाएगी? तो उनकी ब्रिडल बढ़ जाएगी, कि कंसर्न बढ़ जाएगा, कि कंस्टर्नेट बढ़ जाएगा उनका, या फिर पॉइज बढ़ जाएगा उनका। तो बताओ क्या होगा, क्या बढ़ जाएगा? ब्रिडल का मतलब क्या होता है? लगाम लगाना, नियंत्रण करना। तो नियंत्रण लगाना तो बढ़ नहीं जाएगा। कंसर्न, चिंता, हाँ उनकी चिंता बढ़ जाएगी। अगर ये लगेगा कि बच्चों को ये सारे मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों को इतना नुकसान कर रहे हैं, तो उनकी चिंता बढ़ जाएगी। ग्रोइंग कंसर्न ग्रो हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद कॉन्स्टर्नेट है, तो कॉन्स्टर्नेट मतलब घबरा देना। अब ये बताओ कि ग्रोइंग घबरा देगा? नहीं, घबराना यहाँ नहीं आएगा। और पॉइज का मतलब क्या होगा? पॉइज का मतलब संतुलन, बैलेंस बनाना, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बैलेंस करना, बल्कि क्या होगा? पेरेंट्स की चिंता बढ़ जाएगी भाई वहाँ पे। अब तुम सोचोगे कि हम कंस्टर्नेट लगा दें। एक्चुअली कंस्टर्नेट यार वर्ब है ना, ये लगा नहीं सकते हो। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए नाउन लगाना है ना। ग्रोइंग के बाद कंस्टर्नेट नहीं, ग्रोइंग के बाद कंसर्न। अगर ये कंस्टर्नेशन होता, 1 मिनट के लिए तो मैं मान लेता, ठीक है। ये कंस्टर्नेट जो लिखा है, अगर कंस्टर्नेशन होता तो ग्रोइंग के बाद कंस्टर्नेशन लग सकता था। ये है वर्ब, और ग्रोइंग के बाद वर्ब नहीं, जर्न के बाद फिर से आप वर्ब लगाओगे। तो कंसर्न क्या है? ये नाउन है, तो ये लग जाएगा यहाँ पे। अब 24 में आ जाओ। 24 में क्या था, ठीक है। तो ज़रा एक बार आप फिर से देख लीजिए उसको, जो 24 के लिए अब फिलर है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। सिचुएशन देखिए, तो ये हुआ पेरेंट्स वगैरह की चिंता बढ़ जाती है। और इन्होंने कहा जिनके बच्चे सफरिंग हार्म एज अ रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया डैश फीलिंग, ठीक है ना। तो या 4 नंबर में लिखा सोशल मीडिया डैश फीलिंग ऑफ सेल्फ लोथिंग एंड लीडिंग हार्म टू कमिट सुसाइड। और ये क्या कर रहे हैं? सुसाइड कमिट करने की पोजीशन तक इनका नुकसान हो चुका
है। आ जाओ, अब मिलो यहाँ पे। तो इसमें क्या करोगे, एसेंचुएट लगाओगे, मतलब जो सिचुएशन है उन लोगों की, एसेंचुएट का मतलब क्या होगा, ये दबाव का चिन्ह हो जाएगा। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, उकसा देना थोड़ा सा, मतलब सिचुएशन, जैसे मान लो आर्गुमेंट करना मतलब आपको गुस्सा है तो थोड़ा कोई चिढ़ा दिया, आर्गुमेंट हो जाता है, ठीक है। एबिंग का मतलब क्या होता है ना, कम करना किसी चीज़ को, वीकेंड करना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना होता है। और रेनफोर्सिंग मतलब क्या होता है, सबल करना, ठीक है, एम्पावर करना है, किसी को थोड़ी सी पावर और दे देती है। तो ये चीज़ क्या कर रही है, उन चीज़ों को एम्पावर कर रही है, रेनफोर्सिंग कर रही है। देखना चाहो तो एक बार देख लो, ठीक है। ये चीज़ क्या कर रही है, देखो इन तत्वों को रेनफोर्स कर रही है। देखो यहाँ चौथा वाला था ना, तो इन्होंने कहा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं, एनफोर्सिंग, या यही होगा ना रेनफोर्सिंग फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लोथिंग, वो अपने आप से उसकी जो नफरत है ना, उस फीलिंग को मजबूत कर देती है, रेनफोर्स कर देती है, और ये उनको सुसाइड कमिट करवा देती है। तो सेल्फ लोथिंग की फीलिंग को ये क्या कराते हैं, मजबूत करा देते हैं, एम्पावर करा देते हैं और सबल कर देते हैं, तभी आदमी सुसाइड कर लेता है। 5वें फिलर पे क्या भरना था, आगे लिखा कि उन्होंने, मतलब यूके के साइकियाट्रिस्ट ने, इन्होंने कहा कि ये जो फाइंडिंग्स हैं इतनी ज़्यादा सिंपलिस्टिक हैं और दे डैश ब्लेम्ड सोशल मीडिया, और ये सोशल मीडिया पर ब्लेम लगा रही हैं। तो क्या उचित रूप से अनुचित रूप से जो भी ब्लेम लगा रही हैं वो देख लेते हैं उसका। तो इन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया पे क्या कर रही हैं, ब्लेम। आउटलैंडिश का मतलब बाहर से आया हुआ, इम्पार्शियली मतलब बिना भेदभाव के, और अनफेयरली का मतलब होगा अनुचित, अनुचित ढंग से, अनुचित आरोप लगाना, ये हो तो सकता है। लेजिटिमेट का मतलब होता है उचित, जायज। अब पहले ऊपर अगर उन्होंने ये कह दिया सेंटेंस में कि ये जो फाइंडिंग्स हैं वो बहुत ही सिंपलिस्टिक हैं, तो जायज आरोप तो लगेगा नहीं, तब क्या होगा, नाजायज अनुचित आरोप लगेगा। तो ये अनुचित आरोप सी वाला सही होगा, मतलब थर्ड वाला सही होगा, ठीक है, समझ गए। तो हम लोगों ने फिर कर लिया 25 क्वेश्चन, किसका सेट, किस सेट का है, 13 का है, ठीक है। तब अंदाज़ा लगा लो हम लोग कितने कर चुके होंगे, ठीक है ना, अभी तक में। तो अब बचे होंगे कितने, 30 नहीं, कुल मिला के 40 हैं, तो 27 के करीब और बचे हुए हैं, ठीक है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आज थोड़ा सा लाइट वाइट की गड़बड़ी है, तो थोड़ा क्लियरिटी उतनी बढ़िया नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ आज लाइट वाइट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। फिर मैंने कहा कि आप लोगों को डिस्कशन चाहिए था तो डिस्कशन जाए, हम अच्छे लगें दिखें ना दिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे, पर आप लोगों को डिस्कशन डेली मिलता रहे, इसलिए लाइट बहुत मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो अब जो लिखा हुआ है वो तो साफ साफ दिख रहा है ना, बस खाली हमें ही थोड़ा सा हमको थोड़ा लाइट वाइट ठीक नहीं आ रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, डिस्कशन हम देते रहेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में, ये 5 जुलाई को, 5 दिसंबर का दूसरा वाला, ठीक है। तो वेट करिएगा, फिर मिलेंगे इसी समय, इसी दिन नहीं यार, कल इसी समय मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।